हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मेटलर्जी में बात की थी अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। ठीक है, हमने उसका लास्ट मेथड देख लिया था, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, उसमें हम एज ए फ्रोथर पाइन ऑयल को काम में लेते हैं और फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में आप लेते हैं काम में किसको, एनिलीन या आपके फिनोल या क्रिसोल को। ठीक है, और एक और होता है, क्या होता है, कलेक्टर के रूप में हम काम में लेते हैं आपके पोटेशियम इथाइल जेंथेट को। ठीक है, और मेनली आपका जो ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है ये हम काम में लेते हैं सल्फाइड ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने बात की थी आपके केमिकल मेथड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं लीचिंग, और लीचिंग की जाती है आपके बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी गोल्ड और सिल्वर जो मेटल्स होती है उनके एक्सट्रैक्शन के लिए भी लीचिंग को काम में लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था, हमने ओर ऑब्टेन कर लिया, हमने बाद में उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। उसको कन्वर्ट करने के दो मेथड थे, कौन कौन से, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन जो आप करते हो ओर की, वो इन अब्सेंस ऑफ एयर करते हो, जबकि रोस्टिंग जो होती है आपकी प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है। ठीक है, उसके अलावा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम आज क्या करेंगे, जो आपकी ऑक्साइड ओर है, ठीक है, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मेटल के अंदर। ठीक है, तो किसी भी ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके मेटल के कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए हम पढ़ते हैं आपके एलिंगम डायग्राम के बारे में। एलिंगम डायग्राम हमें बताता है कि कौन सा मेटल ऑक्साइड है वो किससे रिड्यूस होके मेटल में कन्वर्ट हो सकता है अच्छे तरीके से। तो उसके लिए जो मेटल का ऑक्साइड है उसको मेटल में अच्छे तरीके से कन्वर्ट करने के लिए किस प्रोसेस से हम कम कर सकते हैं, या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में ले सकते हैं जो मेटल ऑक्साइड है उसकी रिडक्शन के लिए, वो सब चीज़ें हमें बताता है आपका एलिंगम डायग्राम। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे आपके एलिंगम डायग्राम को कि एलिंगम डायग्राम क्या होता है और ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो सिंपल ये जो आपका एलिंगम डायग्राम होता है, ये डायग्राम होता है आपके डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ऑक्साइड और टेम्परेचर के बीच में एक सिंपल सा ग्राफ होता है या प्लॉट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एलिंगम डायग्राम की, तो एलिंगम डायग्राम क्या होता है आपके, दिस इज द प्लॉट बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर। ये आपका ग्राफ होता है किस किस के बीच में, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सभी में आप देखिए ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और अपने को ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल में। ठीक है, रिडक्शन करना है उसका। तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ये एक ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेटल्स के रिड्यूसिंग नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को हम सबसे पहले हमें पढ़ना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए कि ग्राफ कैसा है। ठीक है, इसे हम थर्मोडायनामिक्स ऑफ एलिंगम डायग्राम भी बोल सकते हैं या थर्मोडायनामिक्स ऑफ मेटलर्जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी आपकी थर्मोडायनामिक्स भी काम में आती है। थर्मोडायनामिक्स से हमें पता है डेल्टा जी क्या होता है आपका, अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो डेल्टा जी क्या होता है आपका, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, क्लियर है। अब देखिए डेल्टा एस का पता होगा आपको, जब भी आपके सॉलिड या फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, सॉलिड या आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो मतलब रेंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। तो डेल्टा एस जो होगा आपका वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, वहीं अगर आपकी जो गैस है वो सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ पे रेंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए डेल्टा एस क्या होगा आपके, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज हम यहाँ करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, डेल्टा जी और टेम्परेचर टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, देखिए आई एम श्योर ये आपको पता होगा। ठीक है, अगर हम देखें डेल्टा जी और टी के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, डेल्टा जी और टी के बीच में, तो देखिए अगर हम डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये आपके
y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है, जहाँ पे स्लोप जो है आपकी वो क्या है, माइनस टी है, ठीक है, स्लोप है आपकी माइनस डेल्टा एस। क्लियर है। अब देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, ग्राफ है किसी भी मेटल आपके जो आपका ऑक्साइड है उसके फॉर्मेशन के लिए। ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी मेटल ये आपका सॉलिड है O2 गैस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और आपका MOX टाइप का क्या बनाएगा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे हम बात करें आयरन ले लीजिए आप, Fe प्लस O2 आपस में रिएक्शन क्या करेगा, Fe2O3, ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम हमेशा यहाँ पे आपके प्रोडक्ट में 1 मोल ही लेते हैं आपके, ठीक है, प्रोडक्ट का हमेशा 1 मोल लिया जाता है, ठीक है। आप कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दो ऑक्साइड का, ये आपकी गैस, ये आपकी सॉलिड, ये आपके MgO सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये आपका हाफ O2। क्लियर है। एल्यूमिनियम ले लीजिए आप, एल्यूमिनियम प्लस O2 गैस क्या फॉर्म होगा आपके, Al2O3, ये आपका सॉलिड, ठीक है, ट्वाइस Al 3/2 O2। ये होती है किसी भी मेटल के ऑक्साइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप, गैस है सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड तो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आप देखिए जो गैस है, जो आपकी गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। मतलब जो आपकी रेंडमनेस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि गैस के पार्टिकल में रेंडमनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो गैस आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रेंडमनेस कम हो रही है, मतलब डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपके नेगेटिव होगी सभी में। यहाँ पे भी ये आपकी गैस ही है, ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है, ठीक है। तो गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, गैस सॉलिड में, गैस सॉलिड में। तो यहाँ पे सभी जगह आप देखोगे रेंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके आपस में हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स टाइप का हो जाएगा, मतलब इसकी जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव स्लोप होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो मैक्सिमम ऑक्साइड के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है उसमें जो आप स्लोप देखोगे क्या आएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, सभी जगह। पहली बात तो ये, लेकिन एक जगह आप देखोगे यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे आप देखोगे तो जो स्लोप है वो कैसी है, आपकी नेगेटिव है। क्यों, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, ये डायग्राम आप यहाँ से बनाइए या फिर बुक से देख के बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, हो गया। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें आपके किसके लिए, कार्बन के लिए, किसके लिए हम बात करें, ये जो आपका रिएक्शन है जहाँ पे आपका स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, ट्वाइस ऑफ सी दैट इज सॉलिड, कार्बन क्या है आपका सॉलिड, प्लस O2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके ट्वाइस ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए गैस में है, लेकिन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो अगर आपका सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो आपकी रेंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ जो डेल्टा एस की वैल्यू लेंगे हम वो क्या होगी, आपके पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। आप देख सकते हो स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ को आपको रीड करना आना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव है या आपका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो देखिए जनरली जैसे जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, सभी ग्राफ के लिए डेल्टा एस क्या आपका नेगेटिव है, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है जनरली, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए जैसे जैसे आप डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ होती जा रही है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है,
मतलब नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, मतलब जीरो की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए डेल्टा जी की वैल्यू हमें क्या बताती है कि डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी आपकी रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसके होने की जो रेट है या उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाती जा रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, -1100, 1600, 200, 100 माइनस में क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस रिएक्शन के जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, इन ऑक्साइड के जो फॉर्मेशन की जो रेट है इनकी, वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और हमें पता भी है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे ये जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं फर्दर, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ से पता चल रही है आपकी, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज होने से जो आपके ऑक्साइड है उनके जो फॉर्मेशन की जो रेट है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके ऑक्साइड है उनकी स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मतलब उनके डिकम्पोज होने की रेट बढ़ती जा रही है, उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ के लिए, किसी के लिए भी बात करें, एल्यूमिनियम के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब आपके जो आपका Al2O3 है वो नहीं बनेगा, उसके फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसकी जो फॉर्मेशन की जो रेट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला तो स्लोप के बारे में हो गया, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी हुई डेल्टा जी के बारे में, ठीक है। आप लिख सकते हो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, or we can say delta G formation of oxide is decreases. It means the stability of formation of oxide decreases as temperature increases, ठीक है। या तो ये चीज़ हो सकती है या इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि इनके डिकम्पोजिशन होने की रेट बढ़ जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जल्दी ही आपका डिकम्पोज होंगे। तो इसी पॉइंट को हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। और वी कैन से दैट द rate of decomposition of oxide increases as temperature increase, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं और इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। चलिए यहाँ पे आप, ये तो आपके सभी ऑक्साइड के लिए है, बट CO के लिए आप देखिए जैसे जैसे डेल्टा जी टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है डेल्टा जी की वैल्यू और ज्यादा क्या होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है। मतलब इसके जो फॉर्मेशन की जो रेट है वो बढ़ती जाएगी टेम्परेचर के साथ। बाकी सब में तो डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे रिएक्शन जो है आपके डेल्टा जी क्या होता जा रहा है, और ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। मतलब रिएक्शन और ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती जाएगी। तो CO के लिए एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। ये तो आपने लिख ही लिया। फॉर दी ठीक है, एक्सेप्ट ये तो हो गया फॉर, या फिर यहां आप लिखिए हियर डेल्टा जी फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर CO इज मोर डिक्रीज
as the temperature increases. So the formation of CO is favorable at higher temperature. जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे डेल्टा जी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, और डेल्टा जी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा तो CO के फॉर्मेशन की जो रेट है या उसकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा आपके बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेल्टा जी आपका जब नेगेटिव होता है, मोर नेगेटिव, अगर ये आपका मोर नेगेटिव होता है तो मतलब आपकी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, इसे आप नोट कीजिए। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें आपके सेकंड पॉइंट के लिए, तो देखिए ग्राफ में आपको कहीं कहीं सडन इंक्रीज भी दिखता है, जहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, सडन इंक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ग्राफ सीधा चल के आपका एकदम सडन इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट है, यहाँ पे भी आपका ग्राफ क्या हो रहा है, सडन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमें किसे डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं हमें उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। किसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ये होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मेटल। जैसे मैग्नीशियम का ये मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, ये मेल्टिंग पॉइंट आपकी किसके लिए रहेगा, जिंक के लिए। जहाँ भी आपको सडन चेंज आए, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, वो आपको हर मेटल में कहीं ना कहीं ग्राफ में दिखेगा। ठीक है, किसी ना किसी टेम्परेचर पे। तो वो जो टेम्परेचर होगा वो किसको डिनोट करेगा, आपके मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल को। इसका मतलब क्या है वो भी देखते हैं। चलिए, जैसे आप इसी इक्वेशन को देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ग्राफ क्या है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, अब मान लो सडन ग्राफ में स्लोप में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एस में सडन क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। मतलब डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव हुई होगी, तभी तो आपका जो स्लोप है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव हुई। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव हुई होगी। उसको भी हम देखते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ आप लिख सकते हो सेकेंड पॉइंट, ये जो आपका थर्ड पॉइंट है, पॉइंट डाल के आप लिख लीजिए, एज दी value of delta S becomes more negative, the slope will become more positive. जितनी ज़्यादा स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखते हैं डेल्टा एस की वैल्यू में इतना चेंज क्यों आया। जैसे कोई भी हम ले लेते हैं रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन हम लेते हैं। देखिए, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2 गैस, इससे बनता है आपके पास MgO सॉलिड। ठीक है, ये हाफ O2। अब देखिए, ये है सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, आपका जो मैग्नीशियम होगा वो लिक्विड पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में रहेगा। ये हुआ आपका MgO सॉलिड। क्लियर है, ये हाफ। मान लो इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू है, वैल्यू से मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको वैल्यू से समझ में आए। मान लो हमने आर्बिट्री वैल्यू ले ली -50 या फिर ले ली -20। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 20 से ज़्यादा होगी, 20 से कम होगी, ज़्यादा होगी तो कितनी ज़्यादा हो सकती है। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए फिर बताइए। हो गया, चलिए बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके जो सॉलिड है, गैस है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से की वजह से तो कोई फर्क आने वाला नहीं है। यहाँ देखिए, ये आपका सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है। डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर कौन है, डेल्टा एस के लिए। यहाँ सॉलिड है और यहाँ लिक्विड है। अब यहाँ सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, कम ही होगी। मतलब नेगेटिव तो है लेकिन क्या है, कम होगी। लेकिन यहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे आपकी मोर रैंडमनेस होगी।
सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में रेंडमनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब सॉलिड इस लेवल पे है रेंडमनेस में, ठीक है, और इस लेवल से ये आपके इस लेवल पे आया है। लिक्विड जो होगा वो आपके इस लेवल पे होगा, क्यों? क्योंकि उसकी रेंडमनेस क्या ज़्यादा है। अब वो इस लेवल से आपके इस लेवल पे आएगा, तो डेल्टा एस में जो डिक्रीमेंट है वो ज़्यादा किस में होगा, इसमें। तो मान लो इसकी वैल्यू अगर -20 है तो इसकी वैल्यू -50 -60 कुछ भी होगी, मतलब उससे तो ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि रेंडमनेस में जो डिक्रीमेंट है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए डेल्टा एस की वैल्यू एकदम सडन जो हो रही है, डिक्रीज हो रही है ज़्यादा, कहाँ पे हो रही है, जब आपकी मेटल सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड में, ठीक है। जब भी आपकी मेटल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये है आपका वो मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पे मेटल सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुई है, लिक्विड में। इस वजह से आपके डेल्टा एस में डिक्रीमेंट क्या हुआ है, सडन हुआ है, ज़्यादा हुआ है। इस वजह से जो आपकी स्लोप है वो क्या हुई, सडन पॉजिटिव हो गई है। क्लियर है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हो दी सडन इंक्रीज in slope denotes the melting point of that metal, ठीक है। The sudden increase in slope denotes the melting point of that metal, ठीक है। The point at which sudden change occur is known as melting point of that matter या फिर that metal, उस मेटल के लिए आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है 1873 हो, ठीक है ना, मतलब हम ग्राफ को रीड कर रहे हैं, ठीक है। कभी आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ग्राफ को देखना आना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है, इस इक्वेशन को यूज करना आना चाहिए, जहाँ पे सडन चेंज हो रहा है वो मेल्टिंग पॉइंट है वो निकालना आना चाहिए, या फिर जो वैल्यू है आपको ये देखनी आनी चाहिए कि इस मैग्नीशियम के लिए आपके डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, एल्यूमिनियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, ये चीज़ आपको देखना आना चाहिए। टेम्परेचर क्या है वो चीज़ आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसी ग्राफ से वो भी हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ग्राफ है ये, ठीक है ना, जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बार समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो, बट अगर फिर समझ में नहीं आया तो फिर आपको इसके नाम से डर लगेगा, ठीक है ना, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, वी कैन कंपेयर द reducing nature of डिफरेंट मेटल्स। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो आपके अलग अलग मेटल्स हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, किसका रिड्यूसिंग नेचर कैसा होगा, ठीक है। इसमें पॉइंट लिखता हूं मैं आपको, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द मेटल whose curve lies can reduce the metal oxide whose curve lies above it, and the tendency of reduction increases as the गैप इंक्रीजेस, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे
द मेटल हुज कर्व लाई बिलो, ये मान लो मेटल है, ठीक है, बिलो कैन रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड हुज कर्व लाई अबोव इट, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि मैग्नीशियम क्या Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है, क्वेश्चन क्या है, जैसे विल मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3, क्या मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है? तो देखिए बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का जो कर्व है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जिस भी मेटल का जो कर्व है वो अगर किसी दूसरे मेटल के नीचे लाई कर रहा है तो वो जो मेटल है वो दूसरे जो भी उससे ऊपर की तरफ लाई कर रही है मेटल्स, चाहे वो Al2O3 हो, Zn हो, CO2 हो, Fe हो, Cu2 हो, कुछ भी हो, उन मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकती है, इजीली रिड्यूस कर सकती है। मतलब उनके साथ रिएक्शन करके Al2O3 का रिडक्शन करना, मतलब एल्यूमिनियम को अलग कर सकती है Al2O3 से। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जिस मेटल का कर्व दूसरे मेटल से नीचे लाई करता है, वो मेटल जो भी मेटल का ऑक्साइड है जिसका कर्व उससे ऊपर लाई करता है, उन सभी ऑक्साइड को वो क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। इसको हम एक्सप्लेन या प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे इसको। देखिए इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, जैसे इसको प्रूफ करने का मतलब अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें और उसको प्रूफ करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम अगर आपके Al2O3 के साथ रिएक्शन करती है, रिड्यूस करना मतलब क्या है, उसको रिड्यूस करके Al को अलग कर देगी और Mg रिएक्शन करके MgO फॉर्म करेगा, साथ में आपके एल्यूमिनियम फॉर्म होगा, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ट्वाइस एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन 3 Mg, ठीक है, ट्वाइस एल्यूमिनियम 3 O2, ये होगी आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। मान लो इसके लिए डेल्टा जी है, पता नहीं अपने को, ध्यान कितनी है अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी जो रिएक्शन है आपकी अगर हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तभी जाके आपकी वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब वो आपकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये अपने को पता है। तो अपने को इस रिएक्शन के लिए क्या निकालना है, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकाल लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम की ये रिएक्शन है आपकी, इसके बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है, Mg प्लस O2, MgO मिलेगा, ठीक है, ये हाफ हो गया। इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू हम लिखे डेल्टा G1, Mg के लिए G1 की वैल्यू कितनी है, -1100, ठीक है, तो G1 हो आपका -1100, ठीक है। बात करें हम एल्यूमिनियम की, दैट इज एल्यूमिनियम Al प्लस O2 गिव्स यू Al2O3, ठीक है। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। इसके लिए आपके डेल्टा जी की वैल्यू है डेल्टा G2, यहाँ के लिए एल्यूमिनियम के लिए ये 1000 और 1100 के बीच में, तो मान लेते हैं 1050, ठीक है। तो अपने को रिएक्शन देखनी है ये पॉसिबल है या नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों रिएक्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को ये रिएक्शन पाने के लिए, मतलब ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम है, Al2O3 लेफ्ट में है, यहाँ पे राइट में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेकंड रिएक्शन को फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम रिवर्स करेंगे जो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, और Al2O3 है, 3 मैग्नीशियम है यहाँ पे, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, मैग्नीशियम को किससे, 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे भी 3/2 O2 होगा और यहाँ पे होगा 3 MgO, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिए फर्स्ट और सेकंड को, क्या आएगा 3 Mg। अगर मैं इसको रिएक्शन को इसको पहले फ्लिप कर देता हूँ, देखिए सेकंड वाले को Al2O3 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ Al प्लस 3/2 O2, इसके लिए डेल्टा जी
2 जो है उसकी वैल्यू आएगी +1050, ठीक है। अब इस फर्स्ट को और इसको मान लो आप थर्ड रिएक्शन, तो थर्ड और फर्स्ट दोनों को ऐड कीजिए। 3 mg Al2O3 Al2O3 3/2 O2, यहाँ से 3/O2 लेफ्ट में है राइट में, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके राइट हैंड साइड में बचा 3 mgO ट्वाइस Al, ठीक है। अब यहाँ के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर हम बात करें डेल्टा जी के लिए, किसके लिए बात करें, डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो देखिए डेल्टा जी जो होगा क्या होगा आपके, आपने डेल्टा G2 को प्लस किया, डेल्टा G2 प्लस 3 डेल्टा G1, ये वैल्यू होगी आपके डेल्टा G की, ठीक है। सोल्व कीजिए, डेल्टा G2 कितना है +1050 प्लस 3 इंटू डेल्टा G1 कितना है -1100, यहाँ से आप लिखिए +1050 -3300, ये आएगी -2250 किलो जूल पर मोल। वैल्यू मैटर नहीं करती है, मैटर करती है इसका साइन। डेल्टा जी का साइन कैसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है और पॉसिबल भी है। मतलब हम mg जो है आपका रिड्यूस कर सकता है Al2O3 को, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मान लो इसको उल्टा करें हम, क्या एल्यूमिनियम MgO को रिप्लेस वो कर सकता है रिड्यूस, तो जैसे आप रिएक्शन को उल्टा करोगे तो डेल्टा जी का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब +2250। इसका मतलब जो आपका एल्यूमिनियम है वो MgO को रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो नीचे वाला जो मेटल है उसका जो ग्राफ है, कर्व है, वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकता है, इजीली रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है, पॉइंट बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पोर्शन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हुई बात इसकी, ठीक है, इसको आप एक बार नोट कीजिए, ठीक है, किया नोट। चलिए एक और हम बात करते हैं। देखिए ग्राफ से अगर हम देखें, हम मान लो आयरन के लिए अगर हम बात करें, देखिए Fe2O3 के लिए अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें कि Fe2 आयरन के जो ऑक्साइड है उसके लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ठीक है। तो आयरन का ग्राफ ये वाला है, ठीक है, ये वाला आयरन का ग्राफ है आपका, उससे नीचे आपका CO का ग्राफ है। यहाँ अगर आप कार्बन का ग्राफ देखोगे तो आपके एक टेम्परेचर के बाद, ये आपका टेम्परेचर अराउंड 1073 केल्विन होता है, ठीक है, अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे अगर हम बात करें तो ये वाला जो कर्व देखिए आप, ये कार्बन का कर्व है, कार्बन का कर्व, ये जो आपका आयरन का कर्व है उससे ऊपर लाई करता है, ठीक है। कहाँ, कार्बन का जो कर्व है इस टेम्परेचर से पहले आपके ऊपर की तरफ लाई करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 1073 टेम्परेचर से नीचे, बिलो 1073 आपके जो कार्बन है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। किसके लिए, आयरन के लिए। हम आयरन के लिए बात करें स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेशली आयरन के लिए बात करें कि आयरन के लिए बिलो 1073 कार्बन इज नॉट ए सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। बट यहाँ देखिए CO, ये आपके आयरन का ग्राफ है, ये आपके CO कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ है जो आपके नीचे की तरफ है। इसका मतलब बिलो 1073 केल्विन CO इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके कार्बन को क्या कर सकता है, जिसका ग्राफ ऊपर है, ये जो ऑक्साइड है आयरन का, उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो बिलो 1073 कार्बन इज नॉट ए सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट बट CO इज ए सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटलर्जी ऑफ आयरन। जैसे ही आप इस टेम्परेचर से आगे जाते हो, आप देखिए कार्बन का ग्राफ नीचे है और अभी आयरन का ग्राफ आपके ऊपर है। इसका मतलब इस टेम्परेचर के बाद आपके जो कार्बन है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ना कि आपका CO। क्यों, क्योंकि देखिए CO का ग्राफ क्या हो चुका है, ऊपर जा चुका है, आयरन का ग्राफ नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के बाद आपका CO का ग्राफ ऊपर जा रहा है, आयरन का ग्राफ नीचे जा रहा है। मतलब CO अब FeO को रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन कार्बन रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है।
इसको आपने नोट कर लिया एक बार। चलिए यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज आई थिंक 5th पॉइंट होगा ये, ठीक है ना। तो आपको हर एक पॉइंट ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको लिए हमेशा याद हो जाएगा, लेकिन सही तरीके से नहीं समझा तो फिर आपके लिए ये तकलीफ वाला काम होगा, ठीक है ना। हमेशा के लिए आपको डर लगेगा इसके नाम से ही, ठीक है। चलिए अगर हम 5th पॉइंट होगा आई थिंक इसके लिए बात करें तो हम कह सकते हैं बिलो 1073 केल्विन, ठीक है। आपका CO विल बी बेटर reducing agent for FeU, but above 1073 Kelvin कार्बन मीन्स आपका C, दिस कार्बन, ठीक है। कार्बन विल बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये चीज़ें जो अभी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कार्बन के लिए टेम्परेचर 1073 होता है, ठीक है। हो सकता है ग्राफ में लाइंस वगैरह थोड़ा सा पहले कट हो गया, उससे कोई नहीं देखना है अपने को टेम्परेचर देखना है। 1073 टेम्परेचर आपका फिक्स है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ यहाँ हम बात करते हैं। देखिए यहाँ आप देखोगे जो CO का आपका जो कर्व है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, कार्बन का कर्व, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और बाकी सब जो मेटल्स हैं उनका कर्व कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो कर्व है आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब जब हायर टेम्परेचर की बात आएगी, किसकी, हायर टेम्परेचर की, तब कार्बन का जो ग्राफ होगा, कर्व होगा, वो नीचे की तरफ लाई करेगा। बाकी जितनी भी दूसरी मेटल के ऑक्साइड है उनका कर्व ऊपर की तरफ लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हायर टेम्परेचर पे कार्बन जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है सभी मेटल्स के लिए। क्यों? क्योंकि सभी मेटल्स के जो कर्व है आपके कार्बन के कर्व से ऊपर की तरफ ही लाई करेंगे, जबकि कार्बन का कर्व आपका नीचे की तरफ लाई करेगा हायर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी एक्सेप्शन होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एट हायर टेम्परेचर फॉर ऑल मेटल ऑक्साइड्स, या फिर आप लिखिए फॉर ऑल ऑक्साइड्स, दी कार्बन विल बी ए better reducing agent and can reduce all metal oxides into their respective metals theoretically। थ्योरी से तो हमें यही पता चल रहा है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनका रिडक्शन हम कार्बन के जरिए नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कार्बन की रिएक्शन उनके साथ होती है तो कार्बन उनके साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए फिर हम उसको दोबारा डिकम्पोज नहीं कर पाते। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। ऑक्साइड का डिकम्पोज कर रहे हैं, उससे हम मेटल निकाल रहे हैं। लेकिन मान लो कार्बन उस मेटल के साथ रिएक्शन कर जाए तो फिर हम उसका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा एक मेटल है आपके लिए, दैट इज क्रोमियम, ठीक है। देयर रेस्पेक्टिव मेटल का थ्योरेटिकली, ठीक है। बट कार्बन cannot reduce, or we can say but we cannot use carbon for the reduction of
Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड। इसके लिए रिडक्शन के लिए हम काम में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब Cr2O3 रिएक्शन करता है किसके साथ? कार्बन के साथ, तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, दैट इज Cr2O4 या फिर Cr3O4, Cr3C4 टाइप का आपका क्या करता है? कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये होता है आपका कार्बाइड, क्रोमियम कार्बाइड बोलते हैं हम इसे। ठीक है, क्रोमियम कार्बाइड। ठीक है, ये क्या होता है? ये हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। तो ये स्टेबल फॉर्म में चला जाता है, इसलिए अगर हमने इसको यूज में ले लिया कार्बन को, तो इसका फर्दर हम डिकम्पोजिशन नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हमारी जो मेटल है वो भी बर्बाद हो गई और जो हमारा कार्बन है वो भी बर्बाद हो गया, क्योंकि हम इससे दोबारा मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन वगैरह है जो आपको क्या करना है, ध्यान रखने हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा इसकी कुछ रिएक्शंस वगैरह भी होती है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी होगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है वैसे तो, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लिमिटेशन भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन आपको ग्राफ को प्लॉट करना समझना आना चाहिए। वैल्यूज चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज हो जाएंगे, बट जो वैल्यूज या टेम्परेचर दिए हुए उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ को समझना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, Cr2O3 कार्बन, ये Cr4C3 रहेगा। ठीक है ना, Cr4C3 क्रोमियम +3 में रहता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्रोमियम के लिए। ठीक है, तो एक लिमिटेशन तो ये हो गई, क्या हो गई कि हम थ्योरेटिकली तो ये जो कर्व है आपका एलिंगम डायग्राम है, ये हमें क्या बता सकता है कि कार्बन है जो सभी को रिड्यूस कर सकता है, बट काइनेटिकली वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो होना चाहिए, बट अगर हम इस मेटल को करें तो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो ये एलिंगम डायग्राम सही है, बट प्रैक्टिकली या काइनेटिकली ये सही नहीं है। ठीक है ना, ये तो एक लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा एक और लिमिटेशन इसकी ये होती है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको एलिंगम ने क्या किया था, इक्विलिब्रियम में लिया था। ठीक है, कि आपके जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, सॉलिड है, ये गैस है, ये आपका सॉलिड है, तो सॉलिड और मान लो गैस बचता है, या फिर ये आपका गैस और सॉलिड लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में बचता है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट है। तो ये कुछ आपकी दो लिमिटेशंस है जो एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड है, वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको लिमिटेशन लिखवा देता हूँ। चलिए अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस भी अपनी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी लिमिटेशंस के बारे में। देखिए, अगर हम लिमिटेशंस देखें तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, कि थर्मोडायनेमिकली तो सही है बट काइनेटिकली सही नहीं है। मतलब एक तो हमें रेट भी नहीं बताता कि हम रेट का कंपैरिजन कैसे करें कि कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है या मान लो जिंक है या CO है, कौन सा वाला आपका जो मेटल है वो अच्छी तरीके से मतलब सही रेट से उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। हो सकता है रिड्यूस ये भी कर दे और ये भी कर दे, बट रेट किसकी अच्छी है, हमें कौन जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा, उसके बारे में भी ये ग्राफ हमें नहीं बताता है। ठीक है ना, तो काइनेटिकली नहीं बताता है, थर्मोडायनेमिकली हमें बता देगा कि हाँ ये कर देंगे मेटल, बट कौन कितना जल्दी करेगा उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या है, दिस डायग्राम और दिस कर्व this Ellingham diagram can only tell us about reduction of any metal oxide
from any metal thermodynamically. But cannot tell us about the kinetic of reaction. ठीक है, कैन नॉट टेल अस अबाउट दी, ऐसा लिखिए, रिएक्शन काइनेटिकली. ठीक है, मतलब रेट क्या रहेगी उसके बारे में नहीं बताता, बट थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता देता है कि हाँ हो जाएगी. ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को हमेशा इक्विलिब्रियम फॉर्म में लेता है ये. ठीक है ना, दिस डायग्राम ऑलवेज कंसिडर always considered the equilibrium between product and reactant. तो ये इसकी दो लिमिटेशंस है जो आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए. ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट कवर किया, दैट इज एलिंगम डायग्राम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट होता है. कुछ स्टूडेंट तो इसके नाम से डरते हैं. ठीक है ना, कि पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आता है. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है. एलिंगम डायग्राम बताता है हमें हम क्या कर रहे हैं. जो आपकी मेटल ऑक्साइड है, हमने ऑक्साइड तो फॉर्म कर ली, लेकिन उस मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. तो किस रिएक्शन के लिए कौन सा मेटल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उस बारे में हमें बताता है ये एलिंगम डायग्राम. कि यहाँ आप इस मेटल को लीजिए, इस मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, ताकि आपको मेटल अच्छे से मिल सके, उसके बारे में हमें इस ग्राफ के जरिए पता चलता है. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है जो आपको ध्यान रखना है. इस ग्राफ के हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है. ठीक है, पहले तो स्लोप है. ठीक है, कभी कभी आपको स्लोप हो सकता है क्वेश्चन में निकालना पड़ जाए. तो मैंने बता दिया आपको डेल्टा जी को टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से देखना है. फिजिकल स्टेट आपको देखनी है. ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तब आपको डायरेक्ट स्लोप पॉजिटिव है ऐसा नहीं देखना है. कभी भी आपको फिजिकल स्टेट देखनी है, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी वहाँ दी हुई है, और उसके बेसिस पे डेल्टा एस की वैल्यू लिखनी है. पॉजिटिव है तो आपके स्लोप होगा नेगेटिव. ठीक है, और मान लो डेल्टा एस की वैल्यू ही नेगेटिव आ रही है तो आपका स्लोप होगा पॉजिटिव. ठीक है ना, तो स्लोप वगैरह ग्राफ वगैरह एग्जाम में चेंज कर दिए जाते हैं. तो बट कॉन्सेप्ट जो है आपको वो ध्यान होना चाहिए कि हाँ डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से वैल्यू आएगी, वो अपने को देखना है. ठीक है, तो ऐसा नहीं रटना नहीं है, समझना है. ठीक है, स्लोप के बारे में हमें पता चलता है, कौन अच्छा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है वो पता चलता है, कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा, कौन किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और किस टेम्परेचर पे कर पाएगा, किस टेम्परेचर पे नहीं कर पाएगा. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पता चलते हैं. ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे शार्प चेंज आता है, ये मेल्टिंग पॉइंट को बताता है. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है. डेल्टा जी की वैल्यू से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ एनजीओ, 2 मोल एनजीओ के लिए है कितनी 1100 है. ठीक है, जबकि हम जो डेल्टा जी निकालते हैं फॉर्मेशन वो 1 मोल के लिए निकालते हैं. तो 1 मोल के लिए एमजीओ के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी -550. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में इसका यूज़ करवा दिया जाता है. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इसमें काम में लेने पड़ेंगे. ठीक है, मैंने आपको एक एक पॉइंट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तो इसको नहीं आया तो अच्छे से रिवाइज कीजिए. एनसीईआरटी में भी डिस्क्राइब है ये, तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमने जो मेटल ऑक्साइड बना लिया है उसको हम
रिड्यूस किस किस तरीके से कर सकते हैं मेटल के अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।